हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इस ऑफ शेयर के अंदर फॉरफीट ऑफ शेयर। फॉरफीट ऑफ शेयर का मतलब होता है अंशों को जब्त करना या उनका हरण करना, अपहरण करना। देखो, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार यदि कोई भी अंशधारी शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट दे देता है, अलॉटमेंट या कॉल्स की अमाउंट नहीं देता है, तो कंपनी के पास यह अधिकार होता है कि वो उसके जितने भी शेयर हैं उसके पास, किसी भी शेयर होल्डर के पास, तो उनके शेयर को जब्त कर सकती है। देखो, अंशों को जब्त करने से पूर्व कंपनी को उस शेयर होल्डर को एक नोटिस देना होता है कि वो अपनी बकाया राशि का समय पर भुगतान कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको जितने भी अंश है उनको जब्त किया जा सकता है। यहाँ ये ध्यान रखना है, जब कोई कंपनी किसी शेयर होल्डर को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि उसकी बकाया के रिगार्डिंग, तो वो जो भी नोटिस दे रही है वो नोटिस जो जिस भी डेट को उसको वो अमाउंट चाहिए उससे 14 दिन के बाद का होना चाहिए। यदि नोटिस में किसी प्रकार की जो तिथि है उसका भुगतान प्राप्त नहीं होता है, उस यानी कि जो कंपनी ने उसको नोटिस दे दिया शेयर होल्डर को और उसके बाद भी कोई शेयर होल्डर उस अमाउंट को पे नहीं कर पाता है, तो कंपनी के पास ये राइट है कि उसके अंशों को जब्त कर ले। देखो, अंशों को हरण करते समय कंपनी अपने अंतर नियमों में जो भी नियम है उन सभी का पालन करेगी। अगर फिर भी किसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं दिया हुआ है, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो शेड्यूल फर्स्ट की टेबल एफ है उसके जो नियम है, रूल्स है, वो यहाँ पर लागू होंगे। और जब भी कोई कंपनी अपने शेयर को जब्त कर लेती है, हरण कर लेती है, तो उतनी ही राशि जितनी से उसको जो चुकाई राशि नहीं गई है, कंपनी उसको जब जब्त कर लेती है तो इसे शेयर फॉरफीट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है या शेयर फॉरफीट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। और कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो जितने भी शेयर जो कंपनी ने फॉरफीट किए हैं उनको रीइश्यू कर सकती है। और जब तक कंपनी अपने शेयर को रीइश्यू नहीं करती है तब तक ये जितने भी शेयर हैं जिनको जब्त किया है वो अंश पूंजी का एक हिस्सा माने जाएंगे। और जब कंपनी किसी भी शेयर को फॉरफीट करती है तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या बनेगी? फॉर एग्जांपल, हम मान लेते हैं कि किसी कंपनी ने एट पार पे शेयर को इश्यू किया था और एट पार पे ही वो उनको क्या कर रही है, फॉरफीट कर रही है। तो इसके लिए जनरल एंट्री बनाएंगे हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितनी अमाउंट्स जो हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर आनी थी वो हमारे को कहां जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। जो अमाउंट किसी शेयर होल्डर ने हमें पे नहीं की वो हमारी क्रेडिट में आएगी टू शेयर। जैसे फॉर एग्जांपल उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर उसने कॉल्स नहीं दी है तो लिखा जाएगा टू शेयर कॉल्स अकाउंट। और जितनी अमाउंट्स किसी शेयर होल्डर ने एक्चुअल में पे कर दी है उतने, और वो अमाउंट हम उसको क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, तो लिखेंगे टू शेयर फॉरफीट अकाउंट। यहां एक मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई एक्स शेयर होल्डर है, उसके पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं, 3 रुपए की आपकी एप्लीकेशन थी, 3 रुपए का अलॉटमेंट था, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल थी और 2 रुपए की फाइनल कॉल थी। 100 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का था, 3 रुपए हमारे पास एप्लीकेशन पे आने थे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे आने थे, 2 रुपए हमारे पास फर्स्ट कॉल पे आने थे, 2 रुपए हमारे पास फाइनल कॉल पे आने थे। उस शेयर होल्डर ने केवल आपको एप्लीकेशन की अमाउंट दी, ना तो उसने अलॉटमेंट दिया, ना ही फर्स्ट कॉल दी, ना ही आपके सेकंड कॉल दी। तो यहां हमारे पास टोटल कितने रुपए आने थे? 100 शेयर थे उसके पास, एक 10 रुपीज का था, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट जो आनी थी वो हमारे पास 1000 रुपए आनी थी। 3 रुपए अलॉटमेंट के नहीं थी तो शेयर अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी नहीं आई है हमारे पास? 100 मल्टीप्लाई में 3 के हिसाब से 300। शेयर कॉल्स की कितनी नहीं आई? फर्स्ट और सेकंड कॉल की। तो अगर अलग अलग करना चाहे तो ये भी दिखा सकते हैं, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। हमने दोनों को कंबाइन कर लिया है। 4 रुपए के हिसाब से 100 मल्टीप्लाई 4 के हिसाब से कितने नहीं आए? 400 रुपए। टोटल जो अमाउंट हमारे पास केवल एप्लीकेशन की अमाउंट प्राप्त हुई है, एप्लीकेशन की अमाउंट को हम उसने क्या कर लिया है? 300 रुपए। 100 मल्टीप्लाई 3 के साथ 300 रुपए हमने कंपनी के क्या कर लिए? जब्त कर लिए हैं। ये कंपनी के लिए शेयर को जो फॉरफीट किया है, ये कंपनी की जो अंश पूंजी है उसी का एक हिस्सा है, जब तक कंपनी इनको रीइश्यू ना कर दे। कई बार क्या होता है, ये तो था हमारे एट पार के ऊपर।
कंपनी प्रीमियम पे इश्यू करती है और कई शेयर होल्डर ऐसे होते हैं अलॉटमेंट दे देते हैं, क्योंकि जो प्रीमियम होता है वो अलॉटमेंट के साथ होता है, अलॉटमेंट दे देते हैं, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल नहीं देते हैं, या कई बार ऐसा होता है ओनली एप्लीकेशन के अमाउंट दे देते हैं ना, अलॉटमेंट के अमाउंट नहीं देते। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, उसके लिए जो जनरल एंट्री बनेगी वो दो टाइप से बनेगी। ये ध्यान रखना है, जब प्रीमियम हमें प्राप्त हो जाए, यानी कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम वो हमें रिसीव हो जाए और उसके बाद अंश को हरण किया जाता है, जब्त किया जाता है, या फिर दूसरा होता है जब प्रीमियम प्राप्त होने से पूर्व ही अंशों को जब्त किया जाता है। तो यहां ध्यान रखना है, इसके लिए जो जनरल एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट हमारे को रिसीव नहीं हुई, जैसे फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट नहीं आया तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल नहीं आई है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल नहीं आई है तो शेयर सेकंड या फाइनल कॉल अकाउंट। और जो अमाउंट हमारे को रिसीव हुई है वो हमारे फॉरफिट में आ जाएगी टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। यहां ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए कोई एक शेयर होल्डर था या एक शेयर होल्डर था, उसके पास हमारे 100 शेयर थे और जो एक शेयर की अमाउंट थी वो हमारे 10 रुपए थी, 4 रुपए उसके ऊपर प्रीमियम था, जो एप्लीकेशन की अमाउंट थी वो 3 रुपए 50 पैसे थी, अलॉटमेंट था वो 6 रुपए 50 पैसे का था, फर्स्ट कॉल थी वो 2 रुपए की थी, फाइनल कॉल थी वो भी 2 रुपए की थी। देखना 6 3 और 10 2 12 2 14, टोटल अमाउंट हमारे पास आने कितनी थी, 14 रुपए थी। एक शेयर होल्डर ने केवल एप्लीकेशन की अमाउंट दी, ना तो उसने फर्स्ट अलॉटमेंट किया, ना फर्स्ट कॉल दी, ना ही फाइनल कॉल दी। तो यहाँ देखना शेयर, अब हम जब इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट में 100 मल्टीप्लाई के हिसाब से 10 के हिसाब से हमारे पास रुपए आने चाहिए थे कितने, 1000। 4 रुपए का जो है उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, जब अलॉटमेंट नहीं आ रहा तो प्रीमियम भी नहीं आया होगा, तो 100 मल्टीप्लाई में 4 के हिसाब से कितने रुपए आने थे, 400 रुपए किसके आने थे हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम के। अब जो हमारे पास अलॉटमेंट नहीं आया, 100 मल्टीप्लाई 6 के हिसाब से 650 रुपए, 2 रुपए के हिसाब से हमारे पास फर्स्ट कॉल नहीं आई, 100 मल्टीप्लाई 2 के हिसाब से 200 रुपए, फाइनल कॉल 2 के हिसाब से कितनी नहीं आई, 200 रुपए। यहाँ पर केवल हमारे पास प्रीमियम एप्लीकेशन अमाउंट प्राप्त हुई है केवल 3 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, तो हमने उसके 350 रुपए क्या कर लिए हैं, जब्त कर लिए हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास प्रीमियम की अमाउंट प्राप्त हो जाती है और उसके अलॉटमेंट प्राप्त हो जाता है, केवल फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल नहीं आती है, तो हम यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। अब कंपनी के पास एक राइट होता है कि जो जब्त किए हुए शेयर को कंपनी दोबारा से रीइश्यू कर सकती है। रीइश्यू का मतलब होता है कि कंपनी ने जितने भी शेयर जो जब्त किए हुए हैं उनको दोबारा से कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार रीइश्यू करती है। और रीइश्यू करने के लिए कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो कंपनी एट पार के ऊपर कर सकती है, या कंपनी एट प्रीमियम पे कर सकती है, या कंपनी उनको डिस्काउंट के ऊपर कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बात ये ध्यान रखनी है, अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू करती है तो जितना उसने शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर उसको अमाउंट प्राप्त हो चुकी है उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक 10 रुपए का शेयर था, उसमें 3 रुपए ऑलरेडी हमें प्राप्त हो चुके हैं, तो 10 में से 3 लेस करने के बाद जो शेयर जो हम इश्यू करेंगे 7 रुपए यानी कि 7 रुपीज कम से कम उस शेयर को पे रीइश्यू करने पे कंपनी के पास जरूर आने चाहिए। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, अगर कोई कंपनी अपने शेयर को एट पार पे इश्यू करती है तो उसके लिए जनरल एंट्री बनाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जितनी अमाउंट्स का उसने इश्यू कर रही है उतनी अमाउंट से वो आपको बैंक में जो प्राप्त हो रहा है उसमें आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो जितने शेयर कंपनी रीइश्यू कर रही है उतने से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर शेयर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये तो थी एट पार की। दूसरा था एट प्रीमियम की, तो एट प्रीमियम की जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब जितनी अमाउंट्स आपने प्रीमियम पे प्राप्त हो रही है वो आपके प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। यहां एक दूसरा एक आता है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू करती है तो डिस्काउंट पे इश्यू करने के लिए कंपनी ने जो अमाउंट
शेयर फॉरफिट अकाउंट से प्राप्त कर ली है उतने से हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर एक सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि जो अमाउंट आपको एक्चुअल में प्राप्त हो चुकी है केवल उतने से ही, उससे ज्यादा का डिस्काउंट एक कंपनी नहीं दे सकती। अंशों को जब आप पुनर्निर्गमन किया जाता है तो जो अंश अपहरण खाता है, जो हमारा शेयर फॉरफिचर जो अकाउंट है, उसमें जो शेष बचता है, वो जो बैलेंस बच जाता है, वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है और इसको कंपनी अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो जो बची हुई अमाउंट है, फॉर एग्जांपल शेयर फॉरफिचर अकाउंट के अंदर जो अमाउंट बच जाती है, कंपनी अपने उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। तो लिखेगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये यहां ध्यान रखना कि कंपनी अपने केवल उतनी ही अमाउंट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएगी जितनी अमाउंट शेयर फॉरफिचर डिस्काउंट पे इशू करने के बाद जो अमाउंट यूज कर लिया और बची हुई जो अमाउंट है वो हमारे कहां आ जाएगी, कैपिटल रिजर्व के अंदर आ जाएगी। अगर कोई कंपनी अपने समस्त निर्गमन नहीं कर पाती है या केवल उतने ही शेयर इश्यू कर पाती है, मान लीजिए किसी कंपनी ने 500 शेयर जब्त किए हैं, वो केवल 400 ही इश्यू कर पाती है, तो केवल 400 के अमाउंट पे ही जो अमाउंट उसके यूज की है फॉरफिट की बची हुई अमाउंट है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगी, हमारे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट।